हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर शुक्रान। आज हमारी दूसरी वीडियो है एमटीबी सीरीज़ की और इसमें हम बात करेंगे अक्लेजिया के बारे में। अच्छा, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कहानी है क्या इस बीमारी की। असल इस डिज़ीज़ में होता क्या है? इसमें ये होता है कि आपके एसोफेगस में नर्व्स होती हैं मस्कुलर लेयर में और वो डैमेज हो जाती हैं उन जिसकी वजह से एसोफेगस की पेरिस्टालसिस ख़त्म हो जाती है और आपको क्या होता है कि डिफ़िकल्टी इन स्वॉल्विंग आना शुरू हो जाती है। आपकी फूड जो है स्टक हो जाती है एसोफेगस के अंदर, वो स्टमक में एंटर ही नहीं होती। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? अक्लेजिया। अच्छा, जो नर्व्स होती हैं जो डैमेज होती हैं उन नर्व्स को हम मेंटेरिक प्लेक्सिस क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेंटेरिक प्लेक्सिस। और ये मेंटेरिक प्लेक्सिस जो हैं इसमें जितनी भी नर्व्स होती हैं ये डोपामिनर्जिक इन नेचर होती हैं, मतलब ये डोपामीन रिलीज़ करती हैं। होता यह है कि आपका एसोफेगस पहले कंस्ट्रिक्ट हुआ होता है, जैसी ही फूड आती है तो एसोफेगस पे स्ट्रेच होती है, उस पर खिंचाव डलता है। जैसे खिंचाव डलता है तो ये मेंटेरिक प्लेक्सिस एक्टिवेट हो जाते हैं और डोपामीन रिलीज़ करते हैं। डोपामीन क्या करती है कि वो मसल्स को रिलैक्स कर देती है, मतलब उनकी कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करती है। उनका इनहिबिटरी इफ़ेक्ट होता है इन नर्व्स एंडिंग का एसोफेगस की मसल्स के ऊपर। ठीक है, मतलब ये है कि एसोफेगस के अंदर आपके पास नर्व्स हैं मस्कुलर लेयर के अंदर और वो नर्व डैमेज हो गई हैं जिसकी वजह से एसोफेगस में पेरिस्टालसिस नहीं है और फूड आपकी एसोफेगस में स्टक हो गई है। ये मेन मुद्दा है। अब हम पढ़ेंगे बुक के अंदर के बुक वाला इसके बारे में क्या कहता है। कहता है अक्लेजिया। अक्लेजिया में क्या होता है? अक्लेजिया इज़ इनएबिलिटी ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स ड्यू टू लॉस ऑफ द नर्व प्लेक्सिस विद इन द लोअर एसोफेगस। अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखिए नॉर्मली एसोफेगस है, यहाँ पे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है और यहाँ पे स्टमक है। तो ठीक है, जब भी फूड आएगी ये यहाँ से रिलैक्स हो जाता है, मतलब मेंटेरिक प्लेक्सिस एक्टिवेट होते हैं। ये स्ट्रेच पड़ती है तो वहाँ पे मेंटेरिक प्लेक्सिस एक्टिवेट होंगे, उसमें न्यूरॉन्स हैं जो डोपामीन रिलीज़ करेंगे। डोपामीन मसल को रिलैक्स करेगा, इनकी कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करेगा और ये रिलैक्स हो जाएगा और फूड यहाँ इंटर हो जाएगी। लेकिन साथ डिज़ीज़ में क्या होता है? नर्व एंडिंग तो आपकी लॉस हो चुकी है, नर्व जितनी भी नर्व्स हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। तो होगा क्या कि फूड यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। ये देखें यहाँ से फूल गया, ये स्ट्रेच तो कर दिया लेकिन जब नर्व ही नहीं है तो कोई डोपामिन रिलीज़ नहीं होगी और आपका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी सेम रहेगी। वो रिलैक्स नहीं हो पाएंगे वहाँ से मसल, क्योंकि वहाँ पे ना नर्व्स हैं ना वो डोपामिन रिलीज़ कर रही हैं और ना ही यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रही है। तो फूड यहाँ कुमुलेट हो जाएगी और पेशेंट आपको कहेगा कि उसको खाने में दुश्वारी है, निगलने में मसला हो रहा है, क्योंकि यहाँ फूड इकट्ठी हो गई है। पहले तो कहेगा खाना नहीं जा रहा था, मुश्किल आ रही थी, अब तो पानी भी नहीं पी पा रहा। जब पेशेंट खाना पानी नहीं पिएगा तो इवेंचुअली उसको वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है अक्लेजिया की कहानी। Achalasia is inability of lower esophageal sphincter to relax due to loss of nerve plexus। कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं हो रहा और लॉस किस चीज़ का हो गया है? नर्व प्लेक्सिस का। वो कहता है द इटियोलॉजी कि इसकी कॉजेज़ इज़ नॉट क्लियर, कि इसकी कॉजेज़ हमारे पास क्लियर नहीं है, इडियोपैथिक है, इसका हमें नहीं पता। देयर इज़ ए पेरिस्टालसिस ऑफ एसोफेजियल बॉडी, कि एसोफेगस के अंदर आपके क्या होता है? ए पेरिस्टालसिस होती है, मतलब मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, अच्छा ये हमने पढ़ लिया। वो कहता है कि आप डायग्नोस कैसे करोगे? कहता है डायग्नोस करने के लिए आपने सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोग्रेसिव डिस्फेगिया टू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड एट द सेम टाइम। वो कहेगा कि पहले खाना और पानी दोनों में मुझे मसला है निगलने में और ये बढ़ता जा रहा है। खाना खाता हूँ उसमें भी मसला है, पानी पीता हूँ उसमें भी मसला है और रोज़ मुझे पहले थोड़ा कम था अब ज़्यादा होता जा रहा है। मतलब सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों में दुश्वारी निगलने में और ये रोज़ाना बढ़ रही है। ठीक है, तो जब ये प्रोग्रेसिव डिस्फेगिया टू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड एट द सेम टाइम इकट्ठे ये चीज़ें उसके साथ हो रही होंगी और पेशेंट की एज जो अक्लेजिया वाले की होती है वो लेस दैन 50 होती है। ये हमेशा जब भी पेशेंट डिस्फेगिया का आए तो आपने सिनेरियो में सबसे पहले एज देख लेना है कि इसकी एज क्या है। अच्छा, एज लेस दैन 50 है तो आप अक्लेजिया के बारे में सोचो, एज मोर दैन 50 है तो आप कैंसर के बारे में भी सोच सकते हो। उसके बारे में आगे हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे।
नो एसोसिएशन विद अल्कोहल एंड टोबैको, कि ऐसे पेशेंट अल्कोहल और टोबैको यूज़ नहीं करते, मतलब लेस दैन एज 50 होगी और वो कहेगा मुझे खाना खाने और पानी पीने में दुश्वारी है और ये बढ़ता जा रहा है कम, ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है, अरसे से बढ़ता जा रहा है, वो कहेगा 1-2 महीने से मुझे मसला हो रहा है, ज़्यादा लंबे अरसे से नहीं बताएगा, ठीक है। एक तो कम लंबे अरसे से बताएगा, एज कम होगी और खाना और पानी मतलब बहुत सॉलिड और लिक्विड से मसला होगा, अल्कोहल और टोबैको की हिस्ट्री नहीं होगी। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये आपके पास क्या है, अक्लेजिया है। तो आप अक्लेजिया के बारे में सस्पेक्ट कर सकते हो। तो इसको आप डायग्नोस कैसे करोगे? सबसे पहले आप बेरियम स्वालो करवाओगे, जिसे हम बेरियम एसोफेजोग्राम कहते हैं, ठीक है। उसमें आपको क्या मिलेगा? बर्ड्स बीक मिलेगा, मतलब परिंदे की चोंच होती है ना, जैसे ऐसे आपको मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हो कि ये आपका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, ये नुक्कड़ वाला, और इसके नीचे स्टमक है, यहाँ पे ये स्टमक है, ठीक है। और ये आपका इतना एसोफेगस है, ये डायलेट हुआ पड़ा, कितना फूल गया है ना। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे फूड एक्यूमुलेट है, इस वजह से ये फूल गया है। और यहाँ पे जो नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? बर्ड्स बीक। बर्ड्स बीक का मतलब होता है जैसे आप कोई परिंदा बनाए और उसकी चोंच होती है ना एंड से ऐसे नुकीली, तो ये बर्ड्स बीक परिंदे की चोंच की तरह नज़र आता है। तो आपको जब भी किसी सिनेरियो में एमसीक्यूज़ पे बर्ड्स बीक लिखा मिल जाए तो आपने अक्लेजिया आंख बंद करके लगा देना है। अच्छा, सबसे पहला टेस्ट कौन सा करना है? बेरियम एसोफेजोग्राम। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट कौन सा है? एसोफेजियल मैनोमेट्री। क्या कहेंगे? एसोफेजियल मैनोमेट्री। अच्छा, और वो कह रहा है कि एक और चीज़ भी है, उसने कहा चेस्ट एक्सरे के ऊपर भी आपको फाइंडिंग मिल सकती है। चेस्ट एक्सरे पे क्या मिलेगा? एबनॉर्मल वाइडनिंग ऑफ एसोफेगस, मतलब वो आपको यहाँ से एक मुश्किल सा सिनेरियो बना के दे सकता है। सेम सिम्टम देगा। एक 35 ईयर ओल्ड मेल आया, वो कह रहा है कि उसे खाना खाने और पानी पीने में दुश्वारी है और काफ़ी दिन से ये बढ़ती जा रही है, उसका 3-4 किलो वज़न भी कम हो गया, तकरीबन 3 महीने से उसके साथ ये हो रहा है। आप उसकी टोबैको की, अल्कोहल की हिस्ट्री कोई नहीं है पेशेंट को, अदरवाइज़ कोई भी हिस्ट्री नहीं है। अच्छा, 50 साल से कम उम्र है उसकी, 35 है, और जी आपने उसका चेस्ट एक्सरे किया तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ना एसोफेगस उसका थोड़ा सा वाइडन मिला है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो आप अक्लेजिया को चूज़ करोगे। अच्छा, अक्लेजिया का दूसरा नाम अक्लेजिया कार्डिया भी कहते हैं, अक्लेजिया कार्डिया भी इसका दूसरा नाम है, इसको भी याद रखना है, इससे पजल नहीं आपने होना। अच्छा, इस पेशेंट में जब भी आप एंडोस्कोपी करोगे, अब वो कहे कि एक पेशेंट है नॉन केस ऑफ अक्लेजिया कार्डिया और आपने उसको एंडोस्कोपी की, तो उसका मोस्ट कॉमन फाइंडिंग क्या हो सकती है? कॉमन फाइंडिंग ये है कि नॉर्मल होता है, नॉर्मल मिकोजा मिलेगा उसमें। अच्छा, उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखें, यहाँ पे ये आपका एसोफेगस है, ये स्टमक है। स्टमक में एसिड होता है, एसोफेगस में कोई एसिड नहीं होता। जब फूड यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू होगी डिजीज़ में, तो इसमें कोई भी एसिड नहीं है। जब एसिड नहीं है तो मिकोजा का कोई डैमेज नहीं होगा, इस वजह से आपको एंडोस्कोपी नॉर्मल मिलेगी। अच्छा, तो वो कहता है कि एंडोस्कोपी नॉर्मल होती है, लेकिन हाउ एवर एंडोस्कोपी इज़ यूजफुल टू एक्सक्लूड मिलिग्नेंसी। मतलब ये है कि अगर एंडोस्कोपी आपने कर दी तो उसमें ये कंफर्म हो जाएगा पेशेंट को कैंसर नहीं है। कैंसर में भी सेम ही सिम्टम आती है, एसोफेगस के कैंसर में सेम सिम्टम आती है, डिस्फेगिया, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो हम दोबारा से पढ़ेंगे। उनकी एज ज़्यादा होती है, अल्कोहल टबैको की हिस्ट्री होती है, वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है और सिम्टम बहुत लंबे अरसे से होती हैं, ठीक है। अच्छा, इस बॉक्स में क्या कह रहा है? वो कह रहा है इन द एसोफेगस barium studies are acceptable to do first in most patients, although radiological tests always lack the specificity of endoscopic procedure। वो कह रहा है कि कोई भी एसोफेगस का मसला आपके पास आ जाए तो आप उसमें बेरियम एसोफेगस करवा ही सकते हो, लेकिन वो कहता है कि एक्यूरेट जो प्रोसीजर है ना, वो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, वो ज़्यादा स्पेसिफिक है। वो ये बता रहा है आपको कि लेट्स सपोज आप पेरीफेरी में बैठे हो पाकिस्तान में कहीं पे, तो आप बेरियम पेशेंट को करवा सकते हो। ये आसान टेस्ट है, एंडोस्कोपी हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको जहाँ पे भी शक पड़े कैंसर का या क्लेजिया का, तो आप पहले बेरियम करवाएं। सबसे पहला टेस्ट बेरियम, फिर उसके बाद आप करोगे एंडोस्कोपी कर सकते हो अगर अवेलेबल है, मोनोमेट्री कर सकते हो अगर अवेलेबल है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट जो है अक्लेजिया के लिए वो आपके पास क्या है? मोनोमेट्री, ठीक है। अच्छा, ट्रीट कैसे करेंगे? इसकी वैसे ना कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है हमारे पास। ट्रीटमेंट इज़ सिंपल,
मतलब मेडिकल की कोई ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास और इसको हमको क्योर नहीं दे सकते, बस हम इसका यही कर सकते हैं किसी तरह से लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर दें। तो वो भी यही कहता है, ट्रीटमेंट जो है वो कहता है इज़ अ सिंपल मैकेनिकल डायलेशन के डायलेट करवा दो किसको, एसोफेगस को। कैसे के लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को हमने रिलैक्स करवाना है, उसको डायलेट करना है। देयर इज़ नो रियल क्योर, हमारे पास कोई रियल क्योर तो इसके लिए नहीं है। अच्छा, नथिंग कैन रिस्टोर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ मिसिंग न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द एसोफेगस। कह रहा है हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है कि हम दोबारा से नाव वहाँ पे रीजनरेट करवा दें, ठीक है, तो हमने उसको डायलेट ही करवाना है। तो सबसे पहला जो हम ट्रीटमेंट करते होते हैं उसे कहते हैं न्यूमोनेटिक डायलेशन, कि हम उसको डायलेट करवा देंगे। कैसे, एंडोस्कोप के ज़रिए हम क्या करते हैं कि उसके अंदर डिवाइस डालते हैं और उस लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को डायलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमोनेटिक डायलेशन। ये ठीक है और हाईली इफ़ेक्टिव भी है, मतलब काफ़ी लोगों के अंदर मतलब फ़ौरन रिस्पांस आ जाएगा। लेकिन क्या है कि इसका मसला क्या है, इसका एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है कि ये परफोरेशन करवा सकती है कितने फ़ीसद लोगों में, 3% लोगों में। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। आप या तो न्यूमोनेटिक डायलेशन करवा दें या फिर आप क्या करें, आप सर्जिकल सेक्शनिंग करवा दें, मतलब सर्जरी करेंगे और लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करवा देंगे, वहाँ से मसल्स को थोड़ा सा मतलब उनकी रिसेक्शन कर देंगे, वहाँ कट कर देंगे मसल, जिससे मायोटोमी लिखा हुआ मतलब मसल को काटना, ताकि सिम्टम्स ख़त्म हो जाएं। अच्छा, वो यही कहता है कि न्यूमोनेटिक डायलेशन होती है ना, सर्जरी से थोड़ा सेफ़ होती है और उसके एडवर्स इफ़ेक्ट भी थोड़े कम होते हैं और प्रोसेस भी थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं होता। तो या तो आप न्यूमैटिक डायलेशन करवा दें या सर्जरी के लिए पेशेंट को भेज दें। अगर आप ये दोनों नहीं कर सकते तो फिर आप बोटुलिज्म टॉक्सिन का ऑप्शन भी है, लेकिन उसमें हर 3 से 6 महीने बाद आपको एसोफेगस में पेशेंट को बाहर से डायरेक्ट इंजेक्शन देने होते हैं और बार बार रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके पास क्या है, नंबर 1 न्यूमैटिक डायलेशन करवा दो, या नंबर 2 आप सर्जरी के ऊपर पेशेंट को ले जाओ, या नंबर 3 आप बोटुलिज्म टॉक्सिन के इंजेक्शन लोअर एसोफेगस में लगवा दो। तो ये आपके पास 3 चीज़ें हैं, ठीक है। तो दोबारा से हम बताएंगे, आप डायग्नोज क्या करोगे। बेस्ट इनिशियल सबसे पहला टेस्ट कौन सा करना है, बेरियम एसोफेगस, मोस्ट एक्यूरेट मोनोमेट्री, ठीक है। एंडोस्कोपी क्या होगी, हमेशा नॉर्मल होगी। एंडोस्कोपी आपकी अपर एंडोस्कोपी करेंगे और वो क्या होगी, हमेशा नॉर्मल म्यूकोसा देगी, नॉर्मल म्यूकोसा, ठीक है। चेस्ट एक्सरे पे क्या मिलेगा, वाइडनिंग मिलेगी, ठीक है। अच्छा, बेरियम पे क्या मिलेगा आपको, बेरियम पे बर्ड्स बीक, ये हमेशा याद रखना है, एमसीक्यूज़ के अंदर आता है बर्ड्स बीक, ठीक है। बाज़ इंडियन बुक में रैट टेल भी बोलते हैं कि जैसे चूहे की पूंछ होती है, ऐसे भी नज़र आता है। तो यू कैन रिमेंबर दीज वर्ड्स के बर्ड्स बीक एंड रैट टेल, ठीक है। तो होता क्यों है कि आपके पास नर्व प्लेक्सिस नहीं है, नर्व्स डैमेज है। कहाँ पे, मस्कुलर लेयर ऑफ एसोफेगस है ना, जो इसके अंदर नर्व्स नहीं है आपके पास। उनका नाम क्या है, मेंटेरिक प्लेक्सिस, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मेंटेरिक प्लेक्सिस। और इसमें न्यूरॉन कैसे होते हैं, डोपामीन वाले न्यूरॉन होते हैं, डोपामीन वाले न्यूरॉन होते हैं। ये न्यूरॉन डोपामीन रिलीज़ करते हैं, डोपामीन मसल पे जाके एसोफेगस को रिलैक्स कराती है और पेरिस्टाल्सिस का फिनोमेना होता है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि थोड़ी चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि ज़रूरी हैं कि आपको एक्सप्लेन की जाएँ। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ओनली वे यू कैन शो मी योर अप्रिसिएशन इज़ जस्ट बाय लाइकिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई आपको चीज़ कमी लगी है, मेरी कोई मिस्टेक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।